गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस क्लासेज में मैं भगवान दास आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत के इस वीडियो में फ्रांसीसी भारत में कैसे आए ये हम बताने की कोशिश करेंगे। जब अंग्रेजों और डचों के भारत में आ जाने के बाद यूरोपियनों में फ्रांसीसी अपने आप को रोक नहीं पाए और अधिक से अधिक व्यापार के लिए वो भारत की तरफ पहुंचे। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी का नाम था कंपनी देस इंडेसे ओरिएंटलेस। एक्चुअली ये फ्रांसीसी इंग्लिश है तो इसलिए इसका नाम है कंपनी देस इंडेसे ओरिएंटलेस। इसकी स्थापना 1664 में हुई थी। ये भी कई बार पूछा गया है कि फ्रांस के किस मंत्री के प्रोत्साहन पर हुआ था, तो ये मंत्री कोलबर्ट थे। यह एक सरकारी कंपनी थी। अब देखिए, अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में यही अंतर था कि फ्रांसीसी कंपनी जो थी एक सरकारी कंपनी थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत पहुंचा और 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। उसके बाद 1669 ईस्वी में मकर्रा एक फ्रांसीसी का नाम है, मकर्रा गोलकुंडा के सुल्तान से मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली, उसके सुल्तान की अनुमति से। फिर उसके बाद फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी गांव लिया और वहीं पर पांडिचेरी की स्थापना हुई। अभी आपने हाल ही में देखा कि पांडिचेरी पहले था, अब उसको पुडुचेरी कर दिया गया। एक्चुअली जब फ्रांसिस मार्टिन ने लोदी से, कौन था, शेर खां लोदी से जब वो ग्राम लिया था तो उसका नाम पुडुचेरी था, इसीलिए पांडिचेरी को पुडुचेरी कर दिया गया। इसका मतलब उसका ओरिजिनल नाम दे दिया गया। पांडिचेरी फ्रांसीसियों ने दिया था और यह पूर्वी तट का फ्रांसीसी मुख्यालय बना। वहीं पर मार्टिन ने फोर्ट लुई किले की स्थापना की। ये फोर्ट लुई किला लास्ट में जाकर के पूर्वी तट पर फ्रांसीसी व्यापारियों का मुख्य केंद्र होता है। उसके बाद बंगाल में शाइस्ता खां द्वारा प्रदत्त गांव पर चंद्रनगर विकसित हुआ और यह फ्रांसों की प्रमुख कोठी बंगाल में थी। चंद्रनगर बंगाल में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र था। अंत में 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसी कंपनी का उद्देश्य व्यापार कम राजनीतिक अधिक हो गया, यानी ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए भारत में अंग्रेजों से भिड़ गए और इस तरह से परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध शुरू हो गया। इसी को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को डुबो देने से, यानी उस पर कब्जा कर लेने से शुरू होता है और इसमें फ्रांसीसी शक्तिशाली थे। सेंट थोमे का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी देखिए प्रॉब्लम ऐसे पूछ देता है कि सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था, 1746 में हुआ। एक ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि सेंट थोमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत हुआ, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत। इसमें फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराया। अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब था। ये अंग्रेजों का समर्थन करता था और अंग्रेजों से सहायता प्राप्त किया था, लेकिन इसकी हार हुई। अंत में प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के एक्स-ला-सैपल संधि से समाप्त हुआ और बदले में उस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। भारत में मद्रास अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और बदले में फ्रांस को अमेरिका में लूबर प्राप्त हुआ। लूबर अमेरिका में एक जगह है, वो इनको प्राप्त हुआ। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। ये 1744 से लेकर 54 के, आप ईयर भी याद रखिए कि कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर हुआ था। फ्रांसिस डुप्ले ने चंदा साहब को कर्नाटक के नवाब के लिए सपोर्ट किया, जबकि मुजफ्फर जंग को दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। अब यहाँ अंतर यह है कि दक्कन मतलब हो गया पूरा साउथ इंडिया और चंदा साहब ने साउथ इंडिया में सिर्फ कर्नाटक के नवाबी के लिए दावा किया।
अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ अंबूर का युद्ध 1749 में। इसमें चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को हराया। चंदा साहब फ्रांसीसियों के सपोर्ट से आए। इसी युद्ध में क्लाइव ने प्रसिद्ध आर्काट का घेरा डाला 1751 में। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यही आर्काट का घेरा युद्ध का टाइम बदल देता है और अंत में फ्रांसीसियों की हार होती है। और उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। इसका तत्कालिक कारण था क्लाइव और वाटसन, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने बंगाल के चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया जो फ्रांसीसियों का कोट फैक्ट्री थी। इसमें वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ। ये युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। इस तरह से भी पूछता है और इस तरह से भी पूछता है कि वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत हुआ था। इसमें अंग्रेज आयरकूट ने फ्रांसीसी लाली यानी आयरकूट कमांडर जो था वो अंग्रेजों का था और फ्रांसीसी कमांडर लाली था को हराया और पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके बाद फ्रांसीसियों का भारत से लगभग पलायन हो गया क्योंकि ये अंतिम हार थी। उसके बाद फ्रांसीसी भारत में नहीं टिके। एक अंग्रेज इतिहासकार J.R. मैरियट ने कहा था कि डुप्ले ने भारत की कुंजी यानी चाबी मद्रास में तलाशने की कोशिश की जो भयंकर भूल थी और उसी चाबी को कुंजी को क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया और इस प्रकार से भारत से फ्रांसीसियों का व्यापार बंद हो जाता है। एक्चुअली फ्रांसीसियों का भारत में असफल होना उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंट मतलब जो व्यापारिक संगठन था उसका भी एक कारण था क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और व्यापारिक कंपनी के साथ साथ वो सरकारी कंपनी थी और सरकार इनको सहयोग नहीं देती थी। अधिकारियों का ट्रांसफर होता रहता था। ऐन वक्त पर डुप्ले का ट्रांसफर होना भी फ्रांसीसी पतन का कारण बना। और इसके अलावा फ्रांसीसी ज़्यादातर फ्रांस के सरकार पर निर्भर करते थे अपने, जबकि ब्रिटिश कंपनी अपने युद्ध का जो भी खर्च था वो अपने व्यापार से निकालते थे। बस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मैंने फ्रांस कंपनी का यहाँ आना फिर उनका किस तरह से यहाँ से चला जाना दोनों को समेटने की कोशिश किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आप मेरे वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। जय हिंद।